अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल ब्रिज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ख़ास मेहमान ज़ुल्करनैन, सोलोप्रेन्योर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्करनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? आई होप यू डूइंग आई एम वेल। वेरी गुड। सेट। ज़ुल्करनैन, राइट नाउ आप कराची से हैं। कुछ दिन पहले मैं आपकी कुछ स्टोरीज़ देख रहा था। आप ट्रैवल कर रहे थे तुर्की और दुबई। व्हाट इज़ द स्टोरी? जी। अच्छा, स्टोरीज़ राइट नाउ तो मैं अभी जो रिसेंट मेरी जो मैंने ट्रैवलिंग की थी, वो मैंने मलेशिया और थाईलैंड से मैंने अभी इसको किया था। टर्की मैं ईयर बैक। जैसा मैंने कहा कि एक मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पे ओपिनियन है कि एक एक फ्रीलांसर जो होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। फ्रीलांसर मतलब वही जो फ्री है, जो आज़ाद है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर देन यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। मीन्स कोई एक ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं होता कि आपको अपने बॉस से पूछ के जाना है कि। और मैं उस लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मुझे ये चीज़ बड़ी होती थी कि यार मतलब हर किसी के एक अपना एक होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी होती थी कि यार बार बार किसी से मुझे पूछना नहीं पड़े। सो आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ जिसमें मेरा खुद का एक एब्सोल्यूट कंट्रोल हो मुझ पे। तो मेरी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी, तो मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता था कि मैंने ये इस फील्ड के अंदर मैं क्यों आया, अपने आप को लाइक एक्सप्लोर करने के लिए। ज़ाहिर है एक रिस्क भी होते हैं, इवेंट के साथ ऑड्स भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो वो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो ये है कि जो फ्रीलांसर होता है, वो एक उसका एक फ्री माइंड होता है। तो आई ऑलवेज बिलीव्ड कि यार आप अगर लैपटॉप के साथ बैठ के जो है वो काम कर रहे हैं, तो आप फिर दुनिया के किसी कोने में भी काम कर सकते हैं। तो मैंने उसको उसको बेसिस बनाते हुए मैंने अपनी जो रिमोट वर्किंग है, उसमें मैंने ये चीज़ ऐड की कि मैंने कंट्रीज़ ट्रैवल करनी है, मैंने वहाँ पे जो है कुछ टाइम एक्सपीरियंस करना है, वो उस तरह से ग्रो करना है। तो क्योंकि ट्रैवलिंग भी आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। तो 2022 से जो है मैंने ऑफ़िशियली स्टार्ट किया था। तो मैंने मैंने पहले दुबई से किया, फिर मैंने मैंने टर्की को एक्सप्लोर किया और वहाँ से मैंने कुछ कोर्सेज़ भी कर लिए थे, बिकॉज़ मैं वहाँ पे तकरीबन कोई मोर देन 1 मंथ था मैं। उसके बाद फिर मैंने जो है 2023 के अंदर जो है मैंने मलेशिया और थाईलैंड को मैंने कवर किया। तो एक मेरा टारगेट था कि यार क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव भी होती है, तो मेरा ये था कि जो भी मैं ओवरऑल पूरे साल में जो मेरी अर्निंग्स हैं कुछ है, तो उसका एक सर्टेन पार्ट जो है मैंने अपनी ट्रैवलिंग पे, क्योंकि हर किसी का एक अपना शौक होता है। किसी को गाड़ी लेने का शौक है, किसी को वॉचेस का शौक है। मुझे ये होता है कि बस अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो बस मैंने बैग उठाना है, मैंने वीज़ा का स्टैम्प लेके मैंने बस निकल जाना है और फिर मैंने एक्सप्लोर करना है, स्टोरीज़ बनाने हैं। तो उस तरह से मैं एक तरह से अपनी ऑडियंस से भी कनेक्ट कर रहा होता हूँ, अपनी एक्सपीरियंसेस दिखा के। तो वो फिर मैंने जो एक एज़ अ डिजिटल नोमैड जर्नी है, वो मैंने 2022 से स्टार्ट की थी। और 2022 की स्टार्टिंग में मैंने आई यूज्ड टू टीच इन इससे पहले मेरा टीचिंग का बैकग्राउंड था। मैंने आईओबी में पढ़ाया है, मैंने ज़ेबस्ट में पढ़ाया है और फिर मैंने सखर आईबी में सर्व किया एज़ अ फुल टाइम फैकल्टी। लेकिन 22 की स्टार्टिंग में मैंने वहाँ से रेज़िग्नेशन दे दी थी और मैंने कहा कि अब मुझे एक अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करना है। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी ट्रैवलिंग भी स्टार्ट की और मैंने अपनी साथ जो फ्रीलांसिंग है, इसको भी मैंने जो है वो वेरी स्केल इंटरेस्टिंग। किया। ज़ुल्करनैन, जी। इससे पहले कि मैं आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ जाऊँ, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर अर्ली एज, कहाँ स्पेंड हुई और किस एजुकेशन फील्ड में आपने अपनी ग्रेजुएशन की? अच्छा, मेरी जो ब्रॉट अप प्लेस है, वो हैदराबाद है। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, राइट? लेकिन ज़ाहिर है देयर इज़ नॉट मच डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद एंड कराची, कोई 1.5 आवर्स का डिफरेंस है। तो कॉलेज के बाद जो है मेरा जो यूनिवर्सिटी है, जो मेरी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो भी मेरे सारे काम हैं, वो फिर मैंने कराची के अंदर ही जो है वो किए। और मेरा अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से जो है मेरा ताल्लुक है। तो और इसके साथ-साथ मैंने एसीसी को भी एक्सप्लोर किया, मैंने फिर एमफिल भी किया। और एमफिल मैंने इसलिए किया कि जब मैं उससे पहले कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, तो आई वाज़ नॉट एन्जॉयिंग दैट पार्ट। तो मुझे ये लगता था कि मुझे पढ़ाना पसंद होता था। तो मैंने कहा ठीक है, अगर टीचिंग करनी है, तो उसके लिए फिर क्या रूट ऑप्ट किया जाए। तो उसके लिए सजेस्ट किया जाता था कि आपके पास एमफिल और पीएचडी वाला रूट हो। तो मैंने कहा ठीक है, एमफिल कर लेते हैं। तो मैंने फिर एमफिल अपनी कंप्लीट की थी और फिर मैंने अपनी स्टार्टिंग जो टीचिंग की थी, वो मैंने ज़ैबस्ट कराची से की थी और तकरीबन कोई मोर देन अ ईयर मैं वहाँ पे था। फिर उसकी बेसिस पे ज़ाहिर है आप एक जगह पे पढ़ाते हैं, फिर आपके कनेक्शंस निकलते हैं, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। फिर वहाँ से फिर मैंने आईयूबीएम में पढ़ाया, उसके बाद फिर सखर आईबीए था। तो वो उस जो पूरी मेरी जो वो फ़ील्ड थी या जो वो मेरा एरा था,
दैट्स मोर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग और फाइनेंस स्किल। मेरा एमफिल फाइनेंस में था और एसीसीए जो है वो अकाउंटेंसी की फील्ड है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था, और जो मेरा उस वक़्त जो मेरी जॉब होती थी, चाहे वो टीचिंग की हो या चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो, तो वो बेस्ड ऑन मेरी फाइनेंस स्किल्स पर ही थी। उसके बाद फिर मैंने जो है साथ-साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहा होता था। आई रिमेंबर कि मैंने स्टार्टिंग तो प्रॉक्सी मार्केटिंग से किया था, तो ये जो ट्रिमर और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये बस रात को मुझे होता था कि फ़ेसबुक की जो मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पे उसको अपलोड करके सो जाते थे, सुबह उठते थे तो किसी न किसी का रिव्यू वो इंटरेस्टेड होता था कोई बायर, तो वहाँ से वो एक क्योंकि पता तो नहीं था ना, और उस वक़्त आई रिमेंबर के प्रॉक्सी मार्केटिंग से बहुत लोग कमा फ्रीलांस रहे होते थे। हमने कहा चलो ठीक है। आई यूज्ड टू सी वो उस वक़्त मेरे ख़्याल से हाँ, दानिश जब्बार होते थे, तो मैं देखता था कि यार इनके बहुत सही वाले पैसे बन रहे हैं, और 1-2 और होते थे, तो मैंने कहा ठीक है, चलो इसके अंदर डाइव इन करते हैं। तो वो वहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर ओवरऑल एक फुल टाइम, एक जैसे मैंने कहा कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं भी बड़ी ज़रूरी होती है, तो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट बूट कैंप के अंदर थी। और मैंने कहा ठीक है, एक फुल फ्लैज प्रोग्राम है और देखते हैं, एक एक डिसिप्लिन, एक प्रोग्राम, आप जब एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ अटैच होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। अब वो व्हाट्सोएवर जो भी रीज़न्स इन द लॉन्ग रन होते हैं, लेकिन ये है कि आप अगर कहीं पे पैसे लगाते हैं, तो फिर आप अपने आप को एक अकाउंटेबल फ़ील करते हैं कि यार अब मेरे पैसे लगे हैं, अब मुझे चीज़ें सही से करनी है। तो वो जब मैंने फिर पे किया, उसके बाद फिर मैंने अपनी अमेज़न जर्नी को बड़ा सीरियस लिया। और इसके अलावा ये भी नहीं कि होता था कि सिर्फ़ मैं बूट कैंप पे रिलाय कर जाता था। मेरा हमेशा ये होता था कि नॉलेज जहाँ से मिले आपने ले लेनी है। तो चाहे वो जितने भी हमारे पास फ़ेसबुक ग्रुप्स हों, या इवन हमारे पास गोरों के ग्रुप होते थे, चाहे वो मतलब वीडियोज़ कुछ होती थीं, तो मैं सीखता ही रहता था। तो उसमें ये है कि जब आपकी सोर्सेज़ डिफरेंट होती हैं, तो आप बहुत अच्छा सीख रहे होते हैं, और फिर आपका एक एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपने अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट लेवल पे लेके चलना है, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि लर्निंग की तो कोई ऐज नहीं है। आज भी, आज जो हम टेक्निक, जैसे पास्ट में आपने देखा होगा, लोग वीवीआरओज़ पे काम कर रहे होते थे और मनीचैट पे, अब वो बिल्कुल, चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। तो वक़्त के हिसाब से अब चीज़ें जो चेंज होती हैं, हम पहले पीपीसी को देखते ही नहीं थे, आज पीपीसी के बिना कुछ एग्ज़ैक्ट होता नहीं है। तो इवन लोगों को पता नहीं था पहले। तो अब ये है कि विद टाइम के चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो इंसान अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो उस हिसाब से फिर लाइक आज भी यही होता है कि मेरा जो एक सिग्निफिकेंट टाइम है, वो बहुत ज़्यादा रीडिंग में हमें, अगर मुझसे कोई भी पूछता है यार ये चीज़ आपको कैसे पता, या ये, मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि यार इसका इसका कोई सक्सेस मंत्रा नहीं है। आप सिर्फ़ अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करो अपनी नीश के अंदर। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपको उतनी चीज़ें पता चलेंगी। आप अगर कि 3-4 आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो, आप एक पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो आपको जो नॉलेज आएगी, आप जो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा होगा। तो जो हम कहते हैं ना कि रीडर्स आर लीडर्स, वो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट एक एक ट्रुथ है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करते हैं, उतनी ज़्यादा आप एक इल्म के दरवाज़े आपके लिए खुलते हैं और आप उतना ज़्यादा सीखते हैं, रादर कि आप स्टॉप कर जाएँ और आपको कुछ पता नहीं हो। तो जितने लोगों को आप रीड करते हैं, उनकी वीडियोज़, उनके पॉडकास्ट, तो उससे आपको टेक्नोलॉजी मिलती है। तो बस एक मेरा यही एक काइंड ऑफ एक मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं जब किसी चीज़ को लेके चलता हूँ, तो आई ऑलवेज़ फ़ील कि यार मुझे ना अभी और बहुत कुछ आना इसमें बाकी है। आई आई डोंट फ़ील सैटिस्फाइड। मतलब तो मैं बूट कैंप से मैंने अपना जो है वो अमेज़न सीखा, फिर मैंने वो हीलियम 10 बिल्कुल। की वो जो फ्रीडम टिकट की सर्टिफ़िकेशन है, मैंने उससे कर लिया। फिर मैंने वो यूएसवी अवे ज़मीन वालों का कोर्स है, मैंने उसमें से अमेज़न का। इसके बाद रिसेंटली मैंने जो हमारे मकसूद भाई हैं, जी, जी। अमेज़न वुल्फ ऑफ अमेज़न वाला जो कोर्स है, मैंने वो भी कर लिया। तो जब आप हर तरह से चीज़ें सीखते हैं, तो आपका एक एक अच्छा माइंडसेट हो जाता है। फिर क्योंकि आई ऑलवेज़ बिलीव कि किसी को सर्विस आप दे रहे हैं, तो वो चीज़ आप खुद भी ज़रूर एक्सपीरियंस करें। मतलब इट्स गुड टू बी कि आप अगर अमेज़न सेलर बनते हैं इन द नियर फ्यूचर, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपका रिस्क इसी तरीके से कम होगा। तो बस यही एक माइंडसेट है, तो जो आई फ़ील कि ग्रो करने में हेल्प परफेक्ट। करता है। अच्छा ज़ुल्करनैन, आपने एक चीज़ मेंशन की कि आपने कॉर्पोरेट भी एक्सपीरियंस किया और टीचिंग भी। तो ये दोनों डिफरेंट डोमेन्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, बहुत डिफरेंट रहा। आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर होते हैं, तो लाइक एक तरह से एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी वाला रिलेशन होता है, तो उसमें यू हैव टू बी, वो एक येस मैन वाला एग्ज़ैक्टली, कल्चर बिल्कुल। होता है। और मतलब आप मतलब आपको अगर ऑफ चाहिए, मतलब यू हैव टू मेक गुड रिलेशंस विथ योर विथ योर टीम,
आपके जो सुपरवाइज़र हैं, इनके साथ, आपके साथ। और अगेन ये ठीक भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी तरह सोचता है। और तो आपको एक सिस्टम के साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो उसमें से मैंने ये सीखा कि डेडलाइन्स को कैसे मीट किया जाए, नंबर 1, प्रोजेक्ट्स को एग्ज़ीक्यूट कैसे किया जाए, और इसके साथ-साथ जो है वो अपनी नर्व्स पे कैसे कंट्रोल किया जाए। मतलब एक चीज़ आपको लेट्स से बुरी लगती है, लेकिन यू हैव टू लाइक आपको मैनेज करना है, ठीक है ना? कभी-कभी आपको ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू शो योर रिएक्शन। तो ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी कॉर्पोरेट सेक्टर में रह के। टीचिंग के अंदर जो है मैंने ये सीखा कि जो मेरी जो नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा मैंने ग्रो की। और एक आप जितने ज़्यादा अच्छा, टीचिंग की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जब आप पढ़ाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। तो एट वन पॉइंट यू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, देयर साइकोलॉजी, कि यार ये बंदा इस तरह सोचता है। तो जब आप इतने अब मैंने ऑलमोस्ट कोई मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ फॉर द पास्ट 3 इयर्स। तो अब आप हर किसी से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें आपके जब आप सोचते हैं और आप जब अपने बिजनेस के अंदर या जब आप अपनी फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं कि यार हाउ स्पेसिफिक पर्सन इज थिंकिंग, वो आपको बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट होता है। तो वो जो टीचिंग है वहाँ से जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे एक होता था कि एक काइंड ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब होती थी। मैं विजिटिंग फैकल्टी होता था, मेरे अपने आवर्स होते थे, मैं जाके पढ़ा रहा हूँ। और एक तरह से चीज़ें कुछ मेरे जो वेरिएबल्स थे वो मेरे कंट्रोल में थे। तो आई यूज्ड टू बी लाइक वो कहते हैं ना कि एज सच कुछ ब्लॉकर्स नहीं थे। तो वो मेरी जो जब आप एक काइंड ऑफ टीचिंग कर रहे होते हैं तो इट्स लाइक अ स्टेज, वो चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। तो मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या जो मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, वो मेरी बहुत ज़्यादा ग्रो की, क्योंकि आपके सामने स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको टॉपिक्स पे बात करनी होती है। तो वो जो आपकी जो नर्वसनेस है, जो आपका जो कॉन्फिडेंस शुरू में नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपकी आई फील कि इम्प्रूव हो जाती है। तो टीचिंग आपको बहुत हेल्प करती है इसको स्केल करने में। जी। परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली जुल्करनैन, आई एग्री विद यू। अच्छा, जो जॉब और कॉर्पोरेट वाले ना, उसमें आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंसेस पे कुछ अपने वर्ड शेयर करूँगा कि अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर है, कासिम हुसैन साहब। सो मेरी उनसे इस टॉपिक पे बात हो रही थी कि जॉब और अपना जी। बिजनेस, अपनी फ्रीलांसिंग, इन सब चीज़ों में आखिर डिफरेंस क्या है। व्हाट आई बिलीव और जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो ये है कि देखें, अगर कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करके भी पास आउट हुआ है, तो हर पर्सन की एक ज़िंदगी का सर्टेन पोर्शन है जिसके अंदर उसने कुछ डिफरेंट चीज़ें लर्न करनी है कि कारोबार चलता कैसे है, टीम्स कैसे बिल्ड होती हैं, कल्चर कैसे बिल्ड होता है, और डिफरेंट कल्चर में सर्वाइव कैसे किया जाता है। जैसे आपने बताया कि बहुत बहुत मर्तबा आपको दूसरों की गलत बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है और दूसरों की गलत ओपिनियन को भी उस टाइम पे एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप बड़े ब्लंट होके उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उस पे आप शोर शराबा नहीं कर सकते, आपको उसको थोड़ा बियर करना पड़ता है। तो आई बिलीव कि होता ये है कि जब आप जॉब पे काम कर रहे होते हैं, उसके कुछ अपने सर्टेन बेनिफिट्स हैं, और एक एक सर्टेन उम्र तक आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जॉब करें, आप कल्चर को एक्सपीरियंस करें। और उसके एक सर्टेन एज के बाद जब आप ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर लें, तो आप अपने आप को वहाँ पे कैद ना रखें। फिर आप बाहर निकलें, अपना बिज़नेस एक्सप्लोर करें, फ्रीलांसिंग की साइट एक्सप्लोर करें, जो भी आपको सूटेबल लगता है। प्रॉब्लम तब आती है कि दुनिया में गुड जॉब भी होती है, बैड जॉब भी होती है, गुड बिज़नेस भी है, बैड बिज़नेस भी है। गुड जॉब से मुराद ये एक ऐसी जगह जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे आपको सिखाने के लिए ऐसे लीडर मौजूद हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको टीम बिल्डिंग सिखा रहे हैं, जो आपको कल्चर बिल्डिंग सिखा रहे हैं, जो आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। और इसी के मद्दे मुकाबिल बैड जॉब्स भी होती हैं, जहाँ पे बड़ा True. टॉक्सिक किस्म का कल्चर होता है, और यू आर जस्ट वर्किंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी जो आपको फर्स्ट और सेकंड को मिलेगी, दैट्स एंड नथिंग, यू आर गेनिंग नथिंग एल्स। और दूसरी साइड पे बिजनेस में अगर बात करें, तो बिजनेस में भी सम हो यही चीज़ें हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, कुछ निशेज़ ऐसी हैं जिसमें आप काम करते हैं, तो आप खुद बहुत लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, आप अपने साथ लोगों को ऐड ऑन करते हैं। लेकिन इसी के साइड पे इसके कुछ फ्लॉज भी हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास सही नेटवर्क नहीं है, तो आप उस बिज़नेस में एक्सेल नहीं कर सकते। आप 1-2 साल का एक साइकिल
पूरा करेंगे और आपको देन रियलाइज़ होगा कि यार आपने जहाँ से स्टार्ट किया था, अब वहीं पे खड़े हैं। तो आई थिंक सो कि इनके काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। हर शख्स को सोचना चाहिए अ, अपने ज़ाविया नज़र से कि वो किस स्टेज पे खड़ा है और उसकी एग्जैक्ट नीड क्या है और वो नीड कहाँ से पूरी होगी, फ्रीलांसिंग से, जॉब से, स्टार्टअप से, किस चीज़ से पूरी हो सकती है। सो दिस इज़ आई बिलीव। आपका क्या ख्याल है इसके बारे जी, मैं इससे काफ़ी हद तक बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा होता है कि आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है? और आप फ़ौरन अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर कर देते हैं, तो उस बहुत ज़्यादा चांस है में? कि वो एग्जैक्ट फ़ेल हो जाएगा। क्योंकि आपको दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ना कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, ना क्योंकि ये चीज़ें जैसे मैंने कहा ना कि एक स्टेबिलिटी फैक्टर लेके आती हैं। तो कल को आप अपनी कोई एक बंदा बिज़नेस कुछ एजेंसी स्टार्ट करता है, तो अगर वो खुद किसी टीम के साथ नहीं रहा, तो वो टीम को बिल्ड कैसे करेगा? अगर वो खुद एग्जैक्टली किसी दैट्स द पॉइंट। प्रॉपर एसओपी बनाने में मौजूद नहीं है, तो वो कैसे एसओपीज़ बनाएगा? तो आई ऑलवेज़ फ़ील कि एक इंसान जब बिज़नेस करता है या अपनी एजेंसी या कोई भी एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में आता है, तो उसको एक प्रोफ़ेशनल कल्चर से ज़रूर गुज़रना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एजुकेशन, उसके साथ-साथ में आपका प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस बहुत इवन 1 डेढ़ साल का भी बहुत है। एट लीस्ट आपको आइडिया तो होगा ना कि दुनिया में मामलात किस तरीके से चल रहे हैं। एंड वन्स यू हैव दिस स्मॉल एक्सपीरियंस, तो फिर आप कुछ भी करेंगे तो आपकी वो चीज़ कम से कम बेहतर होगी रादर कि आप डायरेक्ट कुछ स्टार्ट करें जिसमें आपको कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बस किसी की एक्स वाई ज़ी की वीडियो देख ली और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए और आपने कहा बस ठीक है मैंने भी स्टार्ट करना है। तो उसमें तो फिर जो है ना आपकी फेलियर के एग्जैक्टली चांसेस ज़्यादा एंड द सेम एंड आई थिंक सो कि एट द एंड ऑफ डे हम लोग हमेशा मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, चाहे आपकी जॉब है या आपका बिजनेस है। अगर आप ये स्किल जॉब में नहीं लर्न कर पा रहे तो आप अपने बिजनेस में फेल होंगे, और अगर अपने बिजनेस में ये चीज़ लर्न नहीं कर पाए तो आप अपनी जॉब में फेल होंगे और आप मुस्तकिल तौर पे स्ट्रगल करते रहेंगे। सो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बिल्कुल। मज़ीद चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो ये कि अभी करंटली आपने बताया कि आप कॉपीराइटिंग की नीश पे काम कर रहे हैं, तो मुझे कॉपीराइटिंग के स्कोप के बारे में थोड़ा बताएँ कि आप एग्ज़ैक्टली अभी क्या कर रहे हैं और कॉपीराइटिंग का इंटरनेशनली और पाकिस्तान में क्या स्कोप है इस नीश का? अच्छा देखें, आई ऑलवेज़ फ़ील कि सैचुरेशन तो हर एक फ़ील्ड में भी आती है और पोस्ट एआई जो बूम आया है, जो पोस्ट एआई टूल्स के बाद हर चीज़ आपकी इफ़ेक्ट हुई है। सो डेफ़िनेटली कॉपीराइटिंग जो है, वो भी आप ये समझेंगे इनिशियल लेवल पे ज़रूर जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर अपनी फ़ील्ड के अंदर मास्टर हैं, तो चाहे वो एआई टूल हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकती क्योंकि ये जो भी टूल्स होते हैं ना, दे कैन नॉट थिंक। जो क्रिएटिविटी होती है एक इंसान की अपनी, या अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो मेरा एक अपना फ्लेवर होता है राइटिंग का, ठीक है? जो मेरी रीडिंग जो मेरे पोस्ट को फ़ॉलो करता होगा, उसको पता चल जाएगा कि ये पोस्ट मेरी लिखी हुई है, क्योंकि वो मेरी पुरानी प्रीवियस पोस्ट को जो है वो देखता हुआ आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ कि मैंने इस नीश जो ओवरऑल कॉपीराइटिंग है, मैंने इसमें से बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। मैंने अपने आप को स्केल किया, मैंने अपने आप को लोकेशन इंडिपेंडेंट किया। डेफ़िनेटली मैंने अपनी इस पे सर्टिफ़िकेशंस पे भी किया। मैंने कॉपी हैकर्स की सर्टिफ़िकेशन ली। तो क्योंकि मैं बिलीव करता था कि अपने आप पे आपने इन्वेस्ट करने का, एक अच्छा कॉपीराइटर बनना है तो यू नीड सम सर्टिफ़िकेशंस। तो मैं सर्टिफ़िकेशंस पे गया और ओवरऑल जो आज मैं इसका इसका पोटेंशियल देखता हूँ, ये आज भी उतना ही पोटेंशियल है जो पहले था, क्योंकि एक अच्छा कॉपीराइटर वो हमेशा इन डिमांड होता है। जैसे एक अच्छा अमेज़न कंसल्टेंट आपके प्रोडक्ट को हेल्प करता है, तो एक अच्छा कॉपीराइटर है वो डेफ़िनिटली आपकी कॉपी, आपकी ब्रांडिंग में आपको, तो एक कॉपीराइटर जो है अल्टीमेटली वो एक मार्केटर होता है। लोग कह रहे होते हैं कि कॉपीराइटिंग के लिए आपकी कोई इंग्लिश बहुत ज़्यादा फैंसी होनी चाहिए, आपको कोई हाई-फ़ाई वोकैब, ऐसा नहीं है। आप अगर सिंप्लिसिटी से हिट कर जाएँ, तो आप बहुत अच्छे कॉपीराइटर हैं। जितने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, केएफसी, मैकडॉनल्ड, रेस्टोरेंट्स के मतलब ये जो फूड चेन्स हैं, आप देखें इनकी टैगलाइन बड़ी सिंपल है। मैकडॉनल्ड कहता है आई एम लविंग इट, मतलब कोई ऐसा कोई नई चीज़ नहीं निकालते ये। क्या कि वो कनेक्ट करता है। ठीक है? वो मासेस के साथ कनेक्ट करते हैं। आपकी कॉपी मासेस के साथ कनेक्ट कर जाए, उनको समझ में आ जाए वो एक अच्छी कॉपी है। अगर वो कॉपी आपको सेल्स दिला दे, वो एक अच्छी कॉपी है। मेरी कॉपी जितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर वो एक प्रोडक्ट को सेल नहीं करवा सकती, तो वो एक अच्छी कॉपी नहीं है।
तो ये एक साइकोलॉजी ओवरऑल होती है कॉपीराइटिंग के अंदर कि आपका एक मार्केटिंग सेंस होना चाहिए। आप ये देखेंगे मैंने इस चीज़ को सेल करवाना है। और आपको अगर एक बायर का बिहेवियर अंडरस्टैंड आप नहीं करेंगे, उसकी साइकोलॉजी आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप कभी भी एक अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते। तो कंटेंट राइटिंग और होती है कि आर्टिकल लिख लिया, ब्लॉग लिख लिया, लेकिन जब एक कॉपीराइटर की बात आ जाए, तो एक लेवल ऊपर हो जाता है। वो एक मार्केटर होता है। उसको अब उस प्रोडक्ट को सेल करवाना है। तो अब उसमें उसको सिर्फ़ एक आर्टिकल अपलोड नहीं करना है। तो कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है कि कंटेंट राइटिंग में आप इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ मेरी ये मेरा प्रोडक्ट है, जो भी आपका एक इन्फॉर्म कर रहे होते हैं यूज़र को। कॉपी के अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल करना होता है कि एज़ अ मार्केटर आपने इस प्रोडक्ट को जो है, आप ये चाहते हैं कि इस पे सेल्स आए, इस पे कन्वर्जन आए। तो इसका पोटेंशियल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैंने बहुत दफ़ा देखा है इवन लोग कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हम जब मैं अमेज़न लिस्टिंग्स पे काम करता था, तो प्रोडक्ट कॉपी अच्छी होती थी, तो प्रोडक्ट बिक जाता था। अगर अगर आपके मासेस कनेक्ट करें उस प्रोडक्ट के साथ, तो वो डेफ़िनिटली सेल आ जाती। क्योंकि पीपीसी जो है, आपको जो क्लिक तो लेके आएगा, लेकिन जब उसके सामने एक प्रोडक्ट डिटेल पेज आएगा, फिर उसका इमेजेस अच्छे होने चाहिए, उसकी बुलेट्स, उसकी कॉपी, उसका टाइटल, ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अब अगर जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ कॉपीराइटर, एज़ अ मार्केटर, मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ, तो मैं सिर्फ़ फिर बुलेट्स या टाइटल नहीं देखता, मैं उसके इमेजेस भी देखता हूँ। क्योंकि दैट्स द फर्स्ट थिंग जिस पे एक आप जब देखते हैं, आपको इमेजेस पे आप जाते हैं। तो बीइंग अ मार्केटर, जब मैं लेट्स से अमेज़न लिस्टिंग्स करता था, मेरे अपनी सजेशंस होते थे कि यार इस तरह का इमेज होना चाहिए। इस तरह का इमेज जो है वो हिट करेगा। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ब्रांडिंग के पार्ट को अचीव करना है। तो ओवरऑल जो है कॉपीराइटिंग, जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी हाई टिकट क्लाइंट्स आपको देती है, लेकिन अगेन आपको अपनी एक नीश को सेलेक्ट करना है। जैसे अमेज़न है, कुछ लोग होलसेल करते हैं, कुछ लोग एफबीए करते हैं। अब कॉपीराइटिंग के अंदर भी निश है, कुछ वेब कॉपी करते हैं, कुछ ईमेल करते हैं, कुछ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बी टू बी कॉपी करते हैं, कुछ बी टू सी कॉपी करते हैं। तो आपको अपनी एक नीश को सेलेक्ट करना है, जिससे लोग आपसे कनेक्ट करें कि इस बंदे को इस नीश के अंदर अथॉरिटी है। क्योंकि वो कहते हैं रिचेस इन द निशेस वाली बात है। आपको एक डॉक्टर होता है और एक सर्जन होता है। सर्जन हमेशा ज़्यादा कमाता है। तो आपको एक अपनी ब्रांड बिल्डिंग जो करनी होती है, वो एक नीश पे करनी होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से मैं आई ऑलवेज़ फ़ील कि अच्छा खासा पोटेंशियल है। और पाकिस्तान के ने जैसे आपने कहा, मैंने तो देखें गोरों से सीखी है। पाकिस्तान में आई स्टिल फ़ील कि लोग उसको उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से लेना चाहिए। एक बजटिंग इश्यू आ जाता है। हर चीज़ में कॉस्ट इश्यू आ जाते हैं ना। तो दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों के पास सर्टिफ़िकेशंस नहीं हैं। अगर बहुत आसान है लिंक्डइन पे, फ़ेसबुक पे लिखना कि आप कॉपीराइटर हैं, लेकिन क्या आप उस प्रोसेस से गुज़रे हैं? क्या आपने उस पे इन्वेस्टमेंट की है? मैं तो मुझे याद है कि जब मैं कॉपी हैकर्स की सर्टिफ़िकेशन कर रहा था, तो हर मंथ मेरा $250 डिडक्ट होता था। अब $250 कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है ना। तो लेकिन क्या, मैंने अपने आप पे इन्वेस्ट किया। तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि आप अगर अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वक़्त के साथ आपको खुद अपने आप को कॉपीराइटर कहने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया आपको खुद ही एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है ना? तो वो हमें फ़ोकस करना चाहिए, रादर मैं अपने आप को बोलूँ कि नहीं, आई हैव दिस क्वालिफ़िकेशन है जो भी। अगर अवाम आपको खुद बोलेगी कि यार यू आर गुड इन दिस, उनको खुद ही पता चल जाएगा आपकी कॉपी से, आपके स्टाइल से, कि यार ये बंदा जो है वाक़ई इस चीज़ में डिज़र्व करता है। येस। आपकी आवाज़ सॉरी, आवाज़ सॉरी। ज़रा मुझे नहीं आ रही जी, है। वो आई एम म्यूट। नॉट श्योर माइक का तो इश्यू अच्छा, नहीं। जी। अच्छा, अब सही। Perfect. अच्छा। Zulkarnain, I would like to ask you, okay, if someone want to start his career in copywriting, so what is the right pathway as per your experience? किस तरीके से वो from scratch start कर सकता है, learn कैसे करे? और जो सर्टिफिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया, वो भी कुछ बताइएगा कि सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस आपको क्यों ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेशन के बगैर एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचना मुश्किल है? जी। अच्छा, स्टार्टिंग जर्नी तो यही होती है, सबसे पहले तो आई ऑलवेज़ फ़ील कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपका एक पैशन होना चाहिए।
आपका पैशन जब प्रोफ़ेशन बनता है तभी आप स्केल करते हैं। एक काम आप दोपहर को 2 बजे कर रहे हैं, तो वही काम आप अगर रात को 2 बजे कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि समझ आपका उस चीज़ में पैशन है। आप उस चीज़ को एग्ज़ैक्टली। करते हुए बोर नहीं हो रहे। नंबर 1 पैशन होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट, येस यू वांट टू बी अ कॉपीराइटर, ठीक है। उसके बाद मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें। बहुत सी रिकमेंडेड बुक्स हैं, कॉपीराइटिंग सीक्रेट्स है, सेल्स लेटर्स हैं, 16 वर्ड सेल्स लेटर हैं, बहुत सी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं। वन्स आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है ठीक है, ये इसके फंडामेंटल्स हैं। आप एक एक बुक्स कंप्लीट करते हैं, फिर आपने कुछ स्पेसिफिक मेंटोर्स होते हैं, जो जिनका कॉपीराइटिंग में नाम है, लाइक जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेज़ी सेल्स की हैं। मैं जैसे डैन केनेडी को बहुत फ़ॉलो करता हूँ, वो एक आई गेस कॉपीराइटिंग के अंदर एक फ़ादर कंसीडर किए जाते हैं। तो अब बहुत से लोगों के अपने आइडियल्स होते हैं, लेकिन मुझे वो जैसे पसंद है तो मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ। तो आपने किसी को फ़ॉलो करना होता है और जब आप फ़ॉलो करेंगे ना, तो एक 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 मंकी थ्योरी होती है कि मंकी जो होता है ना, वो कॉपी करता है, ठीक है? तो इंसान जो होता है कि वो जब किसी को कॉपी करता है, तो देयर इज़ अ चांस कि उसका फ्लेवर, उसका स्टाइल उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो ये बड़ी पावरफुल थ्योरी है कि आप हम किसी को फ़ॉलो इसी वजह से करते हैं ना कि हम उन जैसे बन सकें। तो जब आप किसी की रीडिंग्स को आप रीड करते हैं, आप उसको पढ़ते रहते हैं, सो एक टाइम पे वो फ्लेवर आपके अंदर आ जाता है और वो स्टाइल आपके अंदर आ जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप फ़ॉलो करते हैं और एक स्टाइल आपका बन जाता है वक़्त के साथ। उसके बाद फिर ये कि अपने आप को डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रखने के लिए आप अपने आप पे एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ आपने फ्री बुक्स पढ़ ली, कुछ लोगों की पॉडकास्ट सुन लिए, लेकिन अब आपने एक स्टेज पे आके अपने आप पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके लिए बहुत से कोर्सेज़ होते हैं। मैंने कॉपी हैकर्स को देख लिया था, बहुत से मैं रिकमेंड कर देता हूँ। लेकिन ये है कि एक फुल फ्लेज प्रोग्राम में आपको आना पड़ता है, जिसमें आप डिसिप्लिन होके प्रॉपर्ली काम करें और आपकी एक इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज़ हो। और जब जहाँ आपका पैसा लगता है ना, मैंने ये देखा है कि आप प्रोडक्ट पे पैसा लगाते हैं, शायद फेल हो जाए, लेकिन अपने पे लगाए जाने वाला पैसा कभी ज़ाया नहीं होता, वो हमेशा वापस आ जाता है। चाहे आप कोर्सेज़ में करें, आप 1% भी चीज़ सीख लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके पैसे वापस आ गए। तो आप जब सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको लगता है कि येस, मैंने इधर पैसे लगाए हैं, अब मुझे यहाँ से सीखना है। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, वो फिर आपको मेहनत करती है कि यार अब मैंने क्लाइंट पे भी काम करना है। फ्री का मटेरियल यूट्यूब पे कई सालों से मौजूद है। अगर एक्सपर्ट बनना होता तो लोग यूट्यूब, आज भी मैं ये कहता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्कैटर्ड कंटेंट है। आपको किसी चीज़ की 1 वीडियो मिलेगी, 10 वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है? तो स्कैटर्ड कंटेंट को बड़ा एब्ज़ॉर्ब करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए नॉलेज एक लेवल पे आके मैंने ये देखा है कि प्रीमियम हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक्स-वाई-ज़ेड की कंसल्टेंसी चाहिए, मैं उसको व्हाट्सएप करूँगा, मुझे वो जवाब नहीं देगा, मुझे उसको पे करना है उसका टाइम लेने के लिए। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि अल्टीमेट जो आपकी स्टेज है कॉपीराइटिंग के अंदर, कि आपने अपने आप को एक कोर्स में कनेक्ट करना है और आपने पे करके अपनी एक लर्निंग को कंप्लीट करना है, ताकि आप एक प्रॉपर्ली एक प्रोग्राम से गुजरे। और मैंने यही चीज़ फॉलो की थी और इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप 1 महीने में, अपने आप को स्केल करने में पूरा-पूरा मैं समझता हूँ 1 साल लग जाता है। प्रॉपर्ली आप अगर एक काम कर रहे हैं और फ़ोकस होके एक ही चीज़ पे आप लगे हुए हैं, तो इट टेक्स अ ईयर नोटिस अपने आप को करवाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आज आप करेंगे, दूसरे दिन आपको लोग पहचानना शुरू हो जाएँगे। आप भी मार्केट में बहुत टाइम से हैं, मैं भी बहुत मार्केट में बहुत टाइम से हूँ। तो ये हमारी 2-3 साल की मेहनत है ना, तभी बिल्कुल। लोग पहचान रहे हैं। ऐसे तो कोई किसी को नहीं पहचानता, तो इसमें तो टाइम लगाना पड़ता है आपको। तो ऑर्गेनिकली काम करना होता है, तो उसमें चाहे आप कॉपी करें या कोई भी फ़ील्ड पे आप जाएँ, तो उसमें आपका टाइम लगता है। एग्ज़ैक्टली। Yes, exactly, Zulkarnain, I agree with you। और इसमें इफ़ आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि जैसे आपने कहा ना कि एक सर्टेन एज के बाद एक सर्टेन स्टेज पे जाकर आपको पेड किसी न किसी की मेंटोरशिप और किसी की कोई ऐसी क्लास लेना पड़ती है जो आपको एक्सेल करने में हेल्प आउट करे। यूट्यूब पे बेतहाशा कंटेंट मौजूद है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और इट्स इम्पॉर्टेंट, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी करियर का अगर इंतखाब करने लगें तो पहले आप एक्सप्लोर करें कि उसके डायनामिक्स के हैं और जिन लोगों ने उसमें काम किया है वो करेंटली किस स्टेज पे हैं, क्या उन्होंने ज़िंदगी में
इस स्किल के अंदर 7-8 साल लगाने के बाद जो अचीवमेंट की है, क्या वही आपका डिज़ायर है? अगर वो आपको लगता है कि यार हाँ, इट्स गुड टू गो, और देन आपको बेसिक नॉलेज भी पता चल गया, तो देन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप चलें, जैसे आपने सेल्स की बात की, कि आप सेल्स में काम करना स्टार्ट कर देंगे और आपने अपने आप को सेल्स की नीश के अंदर नैरो डाउन भी कर लिया। अब पॉइंट ये है कि जब आप प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको जो इश्यूज़ आएँगे ना, वो आपको कोई भी यूट्यूबर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जब पढ़ा रहा है, वो जब लेक्चर डिलीवर कर रहा है ऑनलाइन, तो वो तो बड़ा रैंडम रैंडम सिनेरियोज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप काम कर रहे हो, आप इतना नीश डाउन हो चुके हुए हैं, आप सर्टेन छोटे-छोटे से इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, तो वो आपको कोई वही बंदा बता सकता है जो उस नीश में एक्सपर्ट हो। वो आपके साथ वन टू वन कॉल पे, वन टू वन क्लास पे आए, आपकी प्रॉब्लम को सुने, अंडरस्टैंड करे, और देन आपको उसके मुताबिक उसका एक कस्टमाइज़ सॉल्यूशन दे। अदरवाइज़ आप बहुत रैंडम नॉलेज को हासिल करके आप किसी भी फील्ड के अंदर एक्सीलेंस हासिल ट्रू। नहीं कर सकते। सो आई थिंक सो दिस इज़ सिमिलर जो आपने एक्सपीरियंस किया, और आपकी सक्सेस का कहीं न कहीं सबसे बड़ा राज़ ही है कि आप पेड अपने कोर्सेज़ की तरफ गए, मेंटरशिप आपने ली, और देन आपको उसकी वजह से जो है ना, इस कॉपीराइटिंग की नीश में आज मैं भी जानता हूँ, हमारी जितनी कम्युनिटी है, इसी की कम्युनिटी, ई-कॉमर्स की कम्युनिटी, सब लोग जानते हैं। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि आपने कंटेंट कुछ ऐसा डिफरेंट हासिल की है जी। जो हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नया है। वो हम नहीं जानते, वो आपने किसी से वन टू वन मेंटरशिप लेके हासिल की है। सो येस, आई एग्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज़ुल्करनैन, इसमें मैं एक और बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप कुछ बड़ी-बड़ी सर्टिफ़िकेशन को मेंशन करना चाहें, जो किसी न्यूबी को लेनी चाहिए, किसी ऐसे कोच की सर्टिफ़िकेशन सेल्स में, कॉपीराइटिंग में, जो आपको लगता है कि वाक़ई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो देखें आजकल तो आज अगर मैं एज़ ऑफ़ नाउ की बात करता हूँ 2023 में, तो यहाँ पे जो हैं बहुत सी पेड कम्युनिटीज़ भी हैं, और यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जैसे आपने सर्टिफ़िकेशन की बात की, तो कॉपी हैकर्स को मैं रिकमेंड करता हूँ। अच्छी इनकी सर्टिफ़िकेशन है, प्रॉपर्ली स्टार्ट से लेके, मतलब एक पूरा स्क्रैच से लेके उसको आपको एक हर चीज़ कवर करते हैं, तो कॉपी हैकर्स इज़ गुड। प्राइज़ी है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूडेमी पे कुछ सस्ते कोर्सेज़ हैं, आप चलें वो कर लें $10-15 वाले। लेकिन कॉपी हैकर्स एक अच्छा कोर्स है। और बाकी स्पेसिफ़िक लोगों को अगर फ़ॉलो करना है, तो जस्टिन गॉफ है, बहुत अच्छा जो है उनका जो है वो एक ईमेल ईमेल कॉपी मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है। एक एलन के नाम से हैं, वो एक अपना ग्रुप भी लीड करते हैं एनएचपी के नाम से, बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है। उसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक कॉपीराइटर जो है वो एक मार्केटर है। मार्केटर आपका उसका काम है कन्वर्जन लेके आना। आपके पेज पे एक स्टोर फ्रंट है, अगर उस पे कन्वर्जन नहीं आ रही है, तो अब उसमें आपको एक मार्केटर की हेल्प चाहिए कि यार देखो बिल्कुल। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। लिस्टिंग में प्रॉब्लम है, एड्स में प्रॉब्लम है, पिक्चर्स में प्रॉब्लम है, तो मार्केटर ही देखेगा। जो तो मैंने अब ये देखा ना कि ओवरऑल मेरा जो अपना काम है, वो फनल्स को भी देखना होता है कि मैं ये मार्केटिंग फनल्स को देख रहा होता हूँ कि ये बैकएंड पर मेरा अपना इंटरेस्ट भी होता है कि यार जैसा मैंने कहा ना कि लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप को सिर्फ एक जगह पे नहीं लगाएं। तो जैसा मैंने कहा कि कॉपी हैकर्स इट्स गुड, और जैसा मैंने कहा कि जस्टिन गॉफ इनके अपने कोर्सेज भी आते हैं, वो बंदा बाय कर सकता है। और जैसे मैंने अभी रिसेंटली आई गेस 10 डेज बैक मैंने कोई $3000 मैंने अपने आप पे इन्वेस्ट किए, और मैं एक ईमेल्स पे जो है मैंने काम करना था कि ईमेल्स को कैसे मोनेटाइज किया जाए, ईमेल लिस्ट को। क्योंकि देखिए ना, आप फेसबुक आपके पास है, सोशल मीडिया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें एल्गोरिथम्स हैं। एल्गोरिथम की मर्जी है कि वो आपको कहाँ तक रीच देता है, ठीक है? आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट एल्गोरिथम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपके पास अगर किसी का ईमेल है और आपने अगर उसको मैसेज दे दिया, तो उस तक मैसेज ज़रूर पहुँचेगा, ये तो 100% तय बात है। लेकिन वो मैसेज कैसा होना चाहिए? मतलब आप अगर अपने पीपीसी क्लाइंट्स को वाया ईमेल क्लोज़ कर लें, तो इससे बड़ी आपकी, मैं कहता हूँ, विक्ट्री क्या होगी? कि आपको कोई ऐड चलाना नहीं पड़ा, आपने किसी को ईमेल्स की, तो उसकी बेसिस पे आपने जो है वो क्लाइंट क्लोज़ कर लिया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, और वेस्ट में भी लोग अपनी ईमेल्स को ज़्यादा चेक करते हैं। तो आपका मैसेज अगर किसी की इनबॉक्स में आ गया और वो अगर अच्छा मैसेज है, वो हिट करेगा। तो मैंने ये देखा कि यार मैं अपना कोई भी सर्विस, कुछ बिज़नेस लॉन्च करता हूँ और मैंने उसकी मार्केटिंग करनी, तो ईमेल वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट?
और इसी वजह से आप देखें ना, अमेज़न भी तो आपको लोगों की ईमेल क्यों नहीं देता? वो कंट्रोल करता है। उनको पता है ना कि एक एक बिल्कुल। कनेक्शन बिल्टअप हो जाएगा इस वजह से। तो जैसा मैंने कहा कि मुझे लगा कि मुझे अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। अब वो जो मैं आपको अमाउंट कोट कर रहा हूँ, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्सपर्ट्स आपके सामने अवेलेबल हैं। जस्टिन गॉफ का नाम लिया, एलन का नाम मैंने लिया, जोआना वेब है कॉपी हैकर्स की। ये सारे लोग हैं और ये सारे इन तक आप अगर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको इनको पे करना है, ठीक है? चाहे वो इनके ग्रुप में जाने के लिए, चाहे वो इनके कोर्स को बाय करने के लिए, चाहे इनकी वर्कशॉप को बाय। मैं आए दिन वर्कशॉप्स लेता रहता हूँ, वो मुझे $20-30 की वर्कशॉप्स होती हैं। इवन वर्कशॉप्स भी पेड होती हैं, तो 10-15 हज़ार तो वर्कशॉप्स पे लग जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये तो एटीट्यूड होना चाहिए, और ये जैसे मैंने आपके सामने कोट की, सर्टिफिकेशंस भी कोट किए, मेंटोर्स जो एक्सपर्ट्स हैं ये भी मैंने कोट किए कि जस्टिन गॉफ है, निक एंडरसन है, और आपके पास जोआना वेब है, एलन है, और स्टीवन जॉर्ज है। मतलब बहुत से आपके मैं नाम तो इतने सारे ले सकता हूँ, श्लोमो गेंशिन है। मतलब मेरे पास तो एक लिस्ट है, लेकिन आई ऑलवेज फील कि आप एक को फॉलो करें प्रॉपरली, और उसको साथ एक पूरा अपने आप को, एक जो आप अपनी कॉपी पे काम कर रहे हैं, रादर कि आप कोई 15 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का एक अपना स्टाइल है, हर किसी की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले तो चीज़ों को फंडामेंटली कंप्लीट करें, पहले उसके फंडामेंटल्स कंप्लीट करें, फिर आपने नॉलेज लेनी है तो किसी की वर्कशॉप अटेंड कर ली, किसी के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। अब जैसे एक ग्रुप है NHP के नाम से, $500 पर मंथ वो चार्ज करता है, और अच्छे खासे मेंबर्स हैं उसके पास। अब मुझे बताइए, मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी हर महीने $500 इन्वेस्ट बिल्कुल भी। करेगा। एक एग्ज़ैक्टली एक इट इज़। डिफिकल्ट टास्क है। तो लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन जो भी करेगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। आप अगर $10 इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पे मंथली, तो $10 करें। अब मैंने एक इन सब चीज़ों को सीखते हुए मैंने जब एक अपनी कम्युनिटी बनाई थी, तो मैंने उसको, जैसा मैंने कहा कि मैंने उसको पेड इसलिए रखा, क्योंकि मैं हर एक स्टेज पे पे करता गया और मैं सीखता गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ लोगों को कि देखें, फ्री नॉलेज एक लिमिटेड है। आपको अगर एक प्रॉपर कंसल्टेंसी चाहिए, मुझे अगर सनी अली का टाइम चाहिए, ज़ीशान उस्मानी का टाइम चाहिए, तो मुझे किसी ना किसी को तो पे करना पड़ेगा उसका टाइम लेने के लिए। तो मेरी जो मैंने एक कम्युनिटी की थी, तो मैंने उसको बड़ा रीजनेबल रखा कि यार इट्स लाइक $10 एवरी 2 मंथ्स। $10 एवरी 2 मंथ्स का मतलब ये कि रोज ₹50 अ डे, ₹50 आपके रोज के डिडक्ट होते हैं। तो ये कोई इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन आई जस्ट वांट कि लोग डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करें। क्या वो अपने आप पे ₹50 लगा सकता है, राइट? तो ये एटीट्यूड बड़ा ज़रूरी होता है, और इसी से आप स्केल कर रहे होते हैं। और मेरे पास ये होता है कि आप किसी को हेल्प करें, कुछ करें, अल्टीमेटली आपका टाइम जो है वो बार्टर हो रहा है। आप अपना टाइम दे रहे हैं, और टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। तो आपको ये देखना होता है कि आपको कितना टाइम अपने आप को देना है और फिर कितना टाइम बाहर देना है। तो उसको कहीं न कहीं पे आपने अपने, मैं कहता हूँ कि आपकी जैसे कि अमेज़न के अंदर ग्रोथ है, तो कहीं न कहीं आपने अपने उस टाइम को मोनेटाइज़ करना है कि यार अगर मैं किसी को 3 घंटे दे रहा हूँ, तो मैं उसमें से कुछ अर्न तो करूँ। उसको तो चलो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन क्या मैंने अर्न किया? $10 पर आवर मैं कंसल्टेंसी रखता हूँ कि ठीक है, अगर मैं किसी को 3 आवर की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तो मेरे $30 तो उसमें से बने, $50 तो उसमें, ताकि मुझे पता तो चले कि यार मेरी एक नॉलेज मुझे हेल्प की, या मैं 2-3 साल से जो कुछ कर रहा हूँ, मुझे उसने पे ऑफ किया। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आप करते हैं, आपके पैसे लगते हैं, तो वो आपकी अमाउंट एट वन पॉइंट रिकवर भी तो होनी चाहिए ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जी। ज़ुल्करनैन, आई एग्री विद यू। आपने ज़ीशान उस्मानी साहब का नाम मेंशन किया। रिसेंटली आई वाज़ ऑन अ ज़ूम मीटिंग विद ज़ीशान उस्मानी साहब, और उनकी पेड कंसल्टेशन थी जस्ट फॉर 15 मिनट्स। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वाज़ अबाउट टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, और मैं उसको बड़ा ओवर एग्जैजरेट कर रहा था कि यार ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मैं मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट सारे नोट डाउन करके सोच रहा हूँ उस पे। और अब यकीन करें कि मैंने ज़ीशान उस्मानी साहब के सामने हमारी 15 मिनट की टॉक थी। 15 मिनट की टॉक के अंदर मैंने 7 मिनट एक्सप्लेन किया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये नुकसान होंगे, और अगर ऐसे करूँगा तो ये फ़ायदे होंगे। उन्होंने सिर्फ 3 अल्फ़ाज़ बोले, मैं आपको मतलब जेन्युइन बात बता रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ 3 अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए अपने मुँह से, और आई वाज़ साइलेंट कि मतलब
मतलब बस यही हाल था। तो मैं तो मतलब मुझे मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी, इसका इस इतने लंबे मसले का हल सोल्यूशन सिर्फ 3 बातों में था। तो उसकी रीज़न क्या थी कि क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट बंदे से ओपिनियन ले रहा हूँ। उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली अपनी लाइफ में ऑलरेडी, जो कि मैंने नहीं की। और अगर मैं देखें ना, एक इंसान की ज़िंदगी में अगर वो 60 साल की ज़िंदगी जी रहा है, उसके उसके साथ सिर्फ 10% चीज़ें नहीं होने वाली हैं। बाकी 90% वही चीज़ें जो आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ज़ीशान उस्मानी साहब भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर मैं वो 90% पोर्शन उनसे ले लूँ, तो मेरी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, मेरी एनर्जी स्पेंड नहीं होगी उन 90% चीज़ों को लर्न करने पे, सीखने में। तो इट वाज़ अ वेरी एक मेरे लिए बड़ा जो है ना इंस्पायरिंग मोमेंट था और एक्सपीरियंस था, कि जिससे मैंने लर्न किया कि हाँ, दैट मेक सेंस। अगर मैंने एक सर्टेन अमाउंट, बड़ी छोटी सी अमाउंट अगर पे की है, तो मुझे उसका बेनिफिट मिला है। सो आई एग्री विद यू। दूसरी बात आपने ये मेंशन की। जी, जी। आपकी बात कट कर रहा जी, हूँ, आपकी बात कट कर रहा हूँ। ज़ीशान उस्मानी इज़ अ वेरी बताओ। एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मैं ये कहता हूँ कि वो हर किसी के लिए वन स्टॉप लाइक सॉल्यूशन है। आप कहीं स्टक होते हैं, मैं हमेशा किसी को कहता हूँ आप उनसे कनेक्ट करें। अपनी इन पैसों को नहीं देखें, उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनसे सीखने के लिए। उनकी अगेन अगर आप उनका प्लस पॉइंट देखेंगे तो पता नहीं वो कितनी बुक्स खत्म कर चुके हैं और कितनी उनकी रीडिंग स्ट्रांग है, रोज़ पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ लेते हैं। उनका जो एक इंटेलेक्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने ऐसे बंदे बहुत कम देखे कि जो इस लेवल पे आके इतने ज़्यादा हम्बल दैट्स भी वेरी हों, इंपॉर्टेंट। डाउन टू अर्थ हों कि और एटीट्यूड भी नहीं हो। तो मैं उनको बड़ा प्रेज़ करता हूँ कि यार मतलब ऐसे बंदे पाकिस्तान में उम, आई अंडर फ़ील कि अंडर यूटिलाइज्ड, दैट्स यूटिलाइज़्ड द हैं। राइट कीवर्ड। उनको वो एग्जैक्टली। यूटिलाइज़ नहीं। परफेक्ट। एग्ज़ैक्टली, सो एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ज़ुल्करनैन, ऐसा। एक और चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशनशिप बिल्डिंग पे। आपने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, और वो आपको कहीं न कहीं बाद में मुस्तक़बिल में वक़्तन फ़वक़्तन बेनिफिट देते हैं। आप अपनी लाइफ़ के डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं, और तब आपको पता चलता है यार, आपके कॉलेज में आपका फ़लाँ दोस्त था, वो इस प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कर सकता है, या आपका फ़लाँ मेंटर इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है। तो वो आप उसको यूटिलाइज़ तभी करते हैं जब आप माज़ी में आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया हो। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि अगर कोई भी किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहे, तो उसके कुछ बेसिक क्या रूल्स हैं, किस तरीके से किसी से रिलेशनशिप बिल्ड किया जा सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी फॉरेनर हो, किसी यूएस यूके किसी भी कंट्री से हो। आपको वो आपकी नीश में है, वो आपके बिजनेस में काम करता है, और आप चाहते हैं कि यार मेरे से रिलेशनशिप बिल्ड हो, तो इसके इसके इसका कोई तरीक़ेकार है आपके पास? आप कैसे बिल्ड करते इसका इसका एक ही बड़ा बड़ा इसका एक ही बड़ा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है, चाहे आपका क्लाइंट हो, चाहे आपका स्टूडेंट हो, चाहे आपकी टीममेट के अंदर हो, एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी हो। देखें कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह सफ़ात के अंदर कि उसका मैं एक आपको तर्जुमा बता रहा हूँ, इसी तरह पे एग्ज़ैक्ट है कि तुम लोगों को क्या हो गया, तुम एक-दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? व्हाई लाइक व्हाट हैपेंड टू यू? व्हाई डोंट यू हेल्प ईच अदर? आप जब किसी की हेल्प करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ठीक है? अल्टीमेटली आप उसकी लॉयल्टी को बाय करते हैं, ठीक है? और किसी को आप अपलिफ्ट करेंगे, चाहे आपने कोई 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 किसी की कोई मदद कर दी, किसी के प्रोडक्ट में आपने किसी को हेल्प कर दी। इवन इवन मैं जब किसी क्लाइंट को क्लोज़ कर रहा होता हूँ, तो उस वक़्त मेरे ज़हन में ये नहीं होता कि ये मेरे पास पर मंथ क्लाइंट आएगा। मैं ये देख रहा होता हूँ, क्या मैं इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अगर मेरे हाथ में अल्लाह ने मुझे ये दिया है कि मैं इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं उसको कहीं न कहीं पे बताऊँगा कि देखो, ये सजेशंस हैं, इफ यू फॉलो तो आप इस तरह ग्रो कर सकते हो। अब ये भी एक हेल्प ही है, राइट? अब जब आप किसी को इन इन अ ग्रेटर गुड कुछ ना कुछ फ़ायदा देते हो, तो वो अल्टीमेटली आपको रिवर्ट बैक करता है। अब जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 प्लस लोगों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। अब वो स्टूडेंट्स कहीं न कहीं पे जाके किसी किसी की पोज़ीशंस पर हैं। कोई डॉक्टर लगा हुआ है, कोई इंजीनियर लगा हुआ है, कोई वकील है, कोई पुलिस में है, कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, कोई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में है। तो मेरा तो ये सारा चेन ऑफ नेटवर्क है। तो मैं अगर कहीं भी जाऊँगा तो वो मुझे नहीं पहचानेगा कि यार इस बंदे ने मुझे इस टाइम पे हेल्प किया था, या मुझे मेरी जीपीए बहुत लो थी, तो मुझे उसने जो है इसमें हेल्प किया था, मेरी मुझे अच्छा पढ़ाया था ताकि मैं स्केल करूँ। मतलब तो जैसा मैंने कहा ना कि अल्टीमेट फैक्टर जो मैंने आपको जो जो क्रक्स है वो यही बताया है कि इफ़ यू विल हेल्प अदर्स,
तो जो कुदरत का कानून वो यही होता है कि वो आपको स्केल करने में उसकी पूरी फिर कायनात लग जाती है। तो इससे बेहतर तो कोई और कुछ नहीं हो सकता कि आप जो अल्लाह ताला की क्रिएशन है उसके साथ अपने मामलात बेहतर करें। इससे बेहतर कोई रिलेशनशिप स्ट्रांग हो ही नहीं सकता कि आप लोगों से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, किसी को आपने जॉब में हेल्प कर दिया, किसी को जॉब आपने दे दी विदाउट एनी। हम अक्सर लोगों की स्किल देख रहे होते हैं, लेकिन आप हमें नहीं पता कि कौन कितना ज़रूरतमंद है। आपने कहा ठीक है यार, इन अ ग्रेटर गुड, चलो यार मैं किसी डाइवोर्सी को जॉब दे देता हूँ अपनी एजेंसी में, मैं किसी किसी सिंगल मदर, कोई बेचारी कोई स्ट्रगलर है, हर किसी के फेस पे तो नहीं लिखा होता। लेकिन आपने क्या बोला कि नहीं यार, मेरे पास अगर 10 एम्प्लॉइज़ हैं, इसमें से एक एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जो कि बेचारा स्ट्रगलर है, जो घर नहीं चला सकता। फीमेल्स हैं, बहुत क्राइसिस में होती हैं, हम देख रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में बड़ा डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा होता है। तो उन चीज़ों को कैटर करने के अगर हम किसी को हेल्प कर सकते हैं तो डेफ़िनिटली वो 10x होके हमारे पास आता है। फिर कोई भी शख्स आपके पीछे या आपके फ्रंट पे आपके लिए कुछ कह नहीं सकता। वो जैसा मैंने कहा ना कि वो फिर अल्लाह ताला की कायनात आपके लिए काम करती है, फिर आप अनस्टॉपेबल होते हैं। फिर कोई आपके लिए कुछ ऐसा-वैसा लिख भी नहीं सकता। तो ये मेरा बड़ा एक वो स्पिरिचुअलिटी वाला फैक्टर है कि ये बहुत इंसान में होना चाहिए, कि आप कुछ भी करें, तो ये चीज़ आपकी ग्रोथ को बहुत हेल्प करती है। एग्ज़ैक्टली। ओके, ज़ुल्करनैन, जी। 8-9 मंथ्स पहले आपने जो है ना एक कम्युनिटी स्टार्ट की थी इनर सर्कल के नाम से। बेसिकली ये आपका क्या इनिशिएटिव था और इसमें आप क्या एग्ज़ैक्टली कर रहे हैं? ओके। मैंने जो है जब इसको स्टार्ट किया था तो मैंने तो एक सिंपल एक कल्चर लेके आया था वर्कशॉप्स का, पेड मास्टर क्लासेस, पेड वर्कशॉप का, कि एक-एक दिन में वर्कशॉप्स, और उससे मेरा ये था कि मैंने अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करना है और डेफ़िनिटली मैंने अपनी नॉलेज को शेयर करना है। तो वो चीज़ सक्सेसफुल हुई। तो मेरे पास जो पहले कुछ स्टूडेंट्स आए थे तो मैंने उनको एक ग्रुप में ऐड कर दिया था और फिर मैंने उनको कुछ 3-4 मंथ्स मैंने उनको उनको सब चीज़ें मैंने अपने सिस्टम्स, अपने एसओपीज़, अपनी वीडियो सब कुछ मैंने फ्री शेयर की। आफ्टर 3-4 मंथ्स मैंने उसको उनको उन सबको ये कहा कि देखें, अब मैं एक कम्युनिटी को बिल्डअप करने जा रहा हूँ, दैट वुड बी पेड कम्युनिटी, और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसमें आते नहीं आते, लेकिन अब मैं इसको पेड करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग थे वो सारे मेरे साथ कनेक्ट हुए और मैंने उसका एक बिज़नेस मॉडल ऐसे रखा था कि बहुत रीज़नेबल। इसको जब मैंने स्टार्ट किया था वो तब ये था $10 एवरी 3 मंथ्स, 1800 2000 आपके हर एवरी 90 डेज़, जिसमें रोज़ के 30 या 40 रुपीज़, जिसको अब जाके मैंने एवरी 2 मंथ्स कर दिया, तो दैट मेक्स 50 रुपीज़ अ डे। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब मैं बहुत रीज़नेबल, क्योंकि एक बीटा टेस्टिंग पे प्रोग्राम था, तो मैंने इसको इतना ज़्यादा प्राइस ही नहीं रखा था। अब मैंने उसकी जो एंट्री फ़ी है, वो अब मैंने इसको $100 कर दिया है। क्यों? कि मैंने अपने उस पे $3000 लगाए हैं, जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ, जो मैं हर जगह से कोर्सेज़ के अंदर हूँ। तो वो मैं अगर मेरे साथ कनेक्ट होके लोगों को 10 जगह की नॉलेज मिलती है, तो अल्टीमेटली उनको फ़ायदा ही मिल रहा है। तो उसमें फिर मैं हेल्प करता हूँ आपको स्केल करने में। इट डज़न्ट मैटर आप आपकी एजेंसी है, आप सोलोप्रेन्योर हैं, आप ईमेल कर रहे हो, आप अमेज़न कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। आपने अगर स्केल करना है तो आपको एक रोड मैप चाहिए। तो वो रोड मैप मैं देता हूँ, उस रोड मैप में मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि आप जिस स्टेज पर भी हैं, उससे 1 स्टेप ऊपर कैसे जा सकते हैं। और आपका क्लाइंट अगर अपवर्क पर है, ठीक है, लेकिन क्या लिंक्डइन पे मौजूद है? ज़रूर मौजूद है। आप अगर लिंक्डइन पे हैं, ठीक है, क्या ट्विटर को एक्सप्लोर किया है? नहीं किया, ट्विटर पे आप चले जाएँ। तो एक जैसे आप देखें ना कि अल्लाह ताला की ज़ात है, वो ओमनी प्रेज़ेंट है हर जगह पे। ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि आपका जो ब्रांड है ना, आपकी जो अपनी प्रेज़ेंस है, वो इन सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे हर जगह पे होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को हर जगह से कैप्चर करें। तो आपकी प्रोफ़ाइल लिंक्डइन पर भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो अपवर्क या फाइवर हैं, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? आपके आज के दौर में जो कंटेंट है वो आपकी सीवी है, और आपका कंटेंट लोगों को दिखेगा फ़ेसबुक पे, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर। तो कंटेंट सीवी है। मेरी कोई पोस्ट देखता है ना, तो वो मुझे डीएम करता है कि यार आप क्या चार्ज करते हैं? इसका मतलब इसमें कोई अपवर्क या फाइवर नहीं आया, इसमें प्योर मेरी ब्रांडिंग स्किल आ गई। तो हर कोई बंदा ब्रांडिंग से स्केल कर सकता है। तो वो जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है, जैसे हम अमेज़न के अंदर जो प्राइवेट लेवल होता है, आपको पता है कि प्योर एसेट बिल्डिंग तो बिल्कुल उसी से ऐसे। होती है।
ठीक है? तो मैं ये बताता हूँ कि देखें, आपने अगर स्केल करना है तो आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है। तो ट्रीट योरसेल्फ एज़ अ प्राइवेट लेबल, राइट? अब आपने उसको अपने ब्रांड को अपने नाम से, जब गूगल पे आपका नाम लिखा जाए तो आपकी स्किल आ जाए। इतनी अपनी ब्रांडिंग करें, अपने आप को स्केल करें। तो मेरा जो बिज़नेस मॉडल है वो लोगों को लिंक्डइन पे हेल्प करता है, ट्विटर पे हेल्प करता है, उनको हेल्प करता है कि ईमेल्स के थ्रू क्लाइंट्स कैसे लिए जाएँ, आपका अपना फ़नल कैसे आपने बनाना है कि लेट्स से कोई प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं है, क्या अब आप क्लाइंट ले सकते हैं? तो उसके अंदर मैं हेल्प कर रहा होता हूँ। अब अगेन ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है, इसके लिए मुझे बहुत जगह से कनेक्ट होना पड़ता है, मुझे रीडिंग करनी पड़ती है। तो मेरी जो कम्युनिटी होती है तो उनको मैं ये सपोर्ट देता हूँ कि मैं उनको ये कहता हूँ कि जो आज मैं पढ़ रहा हूँ, अगले 10 मिनट में वो आपको पता चल जाएगा। तो इससे बड़ी चीज़ उनके इंटरेस्टिंग। लिए कोई नहीं है, राइट? तो उनसे वन ऑन वन कॉल, जी, उनसे वन ऑन वन कॉल करना, उनको हेल्प करना, उनको स्केल करना। अब इस वक़्त मेरे पास जब स्टार्ट किया था तो 20-30 लोग थे। अभी मेरे पास 150 प्लस लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रोथ है। अब आपको पता है कि पाकिस्तानीज़ को सैटिस्फाई करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड। वो खुश नहीं होता। तो वो तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि एज़ सच कुछ नेगेटिविटी नहीं है, कुछ एज़ सच कुछ बैड रिव्यू नहीं है। हर कोई, मैं क्योंकि मैं गारंटीज़ नहीं देता। मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको हेल्प करता हूँ स्केल करने में। आगे आपकी अपनी मेहनत भी है। अब आप अपना कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? आपने अपने आप पे भी काम करना है, मैं आपको कॉल करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं अपने सिस्टम्स को शेयर करूँगा, मैं अपनी वीडियोज़, अपने लिंक्डइन के डीएम्स, मेरे अपने सेल्स फनल, मैं सब कुछ उठा के आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है? अब आगे आपने उस पे मेहनत करनी है। अब आप अगर वो कर ही नहीं रहे तो उस पे मैं क्या, अब तो उसमें मेरे पास 15-20 लोगों की सक्सेस आई, बाकी की नहीं है। तो हर किसी का एक अपना एक एफर्ट है कि वो कितना एफर्ट लगाता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा जहाँ पे 100% लगता है मैं उसको 1000% लेके जाऊँ। लेकिन एट लीस्ट मैं उसको हेल्प करूँ कि वो ये नहीं बोले कि यार इसने अपना बेस्ट नहीं दिया, उसको ये लगे यार मैंने नहीं किया। तो तो मैं उसको इस तरह से फिर हेल्प कर रहा होता हूँ। तो एजेंसीज़ को भी मैंने ग्रो होते हुए देखा है। मैंने जो फ्रीलांसर्स हैं उनको भी ग्रो होते हुए देखा है, क्योंकि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, आपने अपनी स्किल को सेल करना है, इन शॉर्ट। तो मैं उस स्किल को सेल करने में आपकी हेल्प करता हूँ ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, कि आपकी अपनी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए। तो बस ये एक ओवरऑल आई फील कि मुझे वैक्यूम लगा, मुझे गैप लगा मार्केट में। उसमें ये हो जाता है कि मैं उनकी एथिक्स भी ठीक कर रहा होता हूँ कि यार साथ साथ में अपने एथिक्स भी ठीक करो, अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। तो उसमें डिफरेंट लोग हैं, अमेज़न के भी हैं, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के हैं, कुछ टिकटॉक वाले, मतलब तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, तो अंदर जॉब्स भी निकलती हैं, अंदर कनेक्शंस भी निकलते हैं। अभी हमारे पास हमारे कुछ लोग अज़रबैजान और बाकू ट्रैवल करे तो वहाँ पे एक हमारी कम्युनिटी का मेंबर है, तो उससे उसके साथ कनेक्ट किया तो उसने हमारे लोगों के अच्छे खासे पैसे बचा दिए ट्रैवलिंग के। तो ये भी एक सपोर्ट ही है। तो मैं उसमें ट्रैवलिंग के अंदर अपना जो नोमैड का एक्सपीरियंस है, ब्रांडिंग का एक्सपीरियंस है, ग्रोथ का एक्सपीरियंस है, किस तरह से अपने आप को स्केल करना है, अपने आप को अनचेन करना है, ये मेरा वेरी पर्पस अमेजिंग, होता है। इंटरेस्टिंग। जी। ज़ुल्करनैन, तो इस कम्युनिटी को जॉइन करने का तरीक़ेकार क्या है? लोग कैसे आपको रीच कर सकते तरीका इसका तरीका बहुत आसान है कि आप मुझे डीएम करें, मैं बैंक अकाउंट आपको डिटेल्स भेजूँगा और वो जो है आप डाइव इन कर सकते हैं। लेकिन इस वक़्त मैंने ज़रा एक सिंपल क्राइटेरिया रखा हुआ है, एज़ सच मैं जिससे कनेक्ट करता हूँ, मैं उससे थोड़ी क्वेश्चनिंग करता हूँ, क्योंकि देखिए ना वो आने वाले वक़्त में मेरा टाइम लेने जा रहा है। ठीक है ना? तो वो मुझे वो टियर 3 माइंडसेट नहीं चाहिए। एटलीस्ट उसको पता हो कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको पता है कि गारंटीज़ नहीं है, टाइम लगेगा स्केल करने में। तो क्या वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने पे बिलीव कर रहा है? तो वो मुझे सिंपली डीएम करे, वो बोले कि मैं जॉइन करना चाहता हूँ, तो मैं उससे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, मुझे लगता है हाँ ठीक है, और आई फ़ील कि इसको आना चाहिए, तो मैं उसको ऑप्शन देता हूँ, ये देखिए ये प्राइसिंग है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट चाहिए, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्वालिटी। क्यों? कि उसने आके मुझसे मीटिंग शेड्यूल करनी है और फिर मैंने उसको टाइम देना है, और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, तो मैंने सिर्फ पैसे नहीं देखने हैं। डेफ़िनिटली वन ऑफ द गोल, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं, पैसा बनाना हर किसी का गोल है। तो वो तो बिल्कुल होगा, लेकिन मैं अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि यार ऐसा नहीं हो कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाए। तो मैं अब जो लीड आ रही होती है तो मैं उसको फ़िल्टर कर रहा होता हूँ कि यार मुझे अगर समझ में आता है कि हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ यार आ जाओ। मुझे थोड़ी-सी वाइब्स आ रही होती हैं कि नहीं यार,
आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस पर्सन, तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, आप यूट्यूब से कर लो, इधर-उधर कर लो, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ज़ुल्कर ले ने सकता। लोग जी। मुझसे गारंटीज़ माँगते हैं, बिल्कुल, आई मैं थिंक सो गारंटीज़ नहीं फ़िल्टर देता। जी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखें पाकिस्तान में ट्रेनिंग का रिसेंटली एक जो है ना बड़ा नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि हर दूसरा बंदा जो है वो ट्रेनिंग करवा रहा है और उस पे फ़िल्टर लगना इसलिए ज़रूरी है ताकि चेकआउट किया जा सके कि यार अगर कोई बंदा प्रोग्रामिंग सीखने आया है तो क्या वाक़या उसके अंदर वो गट्स हैं प्रोग्रामिंग वाले, सीखने की एबिलिटी है उसके अंदर। एबिलिटी इन अ सेंस कि हर बंदा अमेज़न नहीं कर बिल्कुल। सकता, हर बंदा कॉपीराइटिंग नहीं कर सकता, हर बंदा सेल्स में अच्छा नहीं हो सकता। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि पहले आप फाइंड आउट करें कि यार जो आप चीज़ सीखने जा रहे हैं, जिस पे आप पैसे लगाने लगे हैं, क्या वाक़या ही वो आपका इंटरेस्ट है भी कि नहीं? और दूसरी बात जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग इस कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस जो जो मैं समझता हूँ, वो इस तरह भी बहुत ज़्यादा है कि अ, आप जैसे लोग जिन्होंने गोनो से इंटरनेशनल मार्केट से जाके नॉलेज हासिल किया, 300-300, 400-400 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन बाय करके एक नॉलेज बाय किया, उसको एक बड़ी मिनिमम अमाउंट पे डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, बहुत आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को डिलीवर करें, ताकि आप अफ़ोर्ड कर सकते थे, आपकी वो कैपेसिटी थी, आपने उसको लर्न किया, हर कोई नहीं कर सकता $300 देकर। तो एक मिनिमम अमाउंट पे उनको ऑफ़र करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो लोग कुछ इसमें ये सोचते हैं कि यार जी। लाइक व्हाई पेड, फ्री क्यों नहीं कर सकते आप? मतलब खिदमत करें ना, अगर इतना शौक है तो पूरी खिदमत करें, नेकी करें पूरी-पूरी। तो आई थिंक सो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि देखिए अगर चीज़ें बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट अगर फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ज़ुल्करनैन, आपने मेंशन किया कि बुक रीडिंग आप बड़े शौक से करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लगते हैं बुक रीडिंग के। आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी टॉप 3 बेस्ट बुक कौन-सी हैं जो आपको लगता है कि आपने पढ़ी हैं और आपको ज़िंदगी में एक बहुत लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ है? देखें, पहले तो जब मैं मतलब इस जो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, सेलिंग स्किल्स की बात करें, कॉपी राइटिंग की बात करें, उससे पहले तो मैं एलिफ शफ़ीक को 40 रूल्स ऑफ लव इस तरह की बुक्स पढ़ रहा होता था। लेकिन फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स मैंने अपना जो जॉनरा है, जो नीश को बिल्कुल चेंज किया हुआ है। तो मैं प्रोडक्टिविटी और मैं मतलब सेल्स हैक्स इन बुक्स को पढ़ रहा होता हूँ, कॉपी बुक्स को पढ़ रहा होता हूँ। तो एक बुक है द सीक्रेट्स ऑफ सेलिंग एनी थिंग टू एनीवन, राइट? ये मेरी फ़ेवरेट बुक है और फेडरिक इसके ऑथर हैं। तो ये इससे मैंने उस किताब से मैंने ये सीखा कि आप हर एक सेकंड ना किसी को सेल कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको इनडायरेक्टली सेल कर रहा हूँ। तो आपका पर्सोना, आपकी ब्रांडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप चाहे किसी के साथ मीटिंग कर रहे हों, चाहे ज़ूम कर रहे हों, चाहे किसी को पढ़ा रहे हों, चाहे कुछ भी आप अपनी टीम के साथ हों, आपकी पर्सनैलिटी एक 24/7 एक फॉर्म में होनी चाहिए। तो मैंने उस किताब से बहुत सीखा कि आप चलते-फिरते सेल करें। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को पिच कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी ही इनडायरेक्टली पिच कर रही होती है। तो उससे मैंने बहुत सीखा और इसके अलावा एक माइक एक ऑथर हैं, उनकी एक किताब है क्लॉक वर्क के नाम से कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। वो किताब जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और इसके अलावा मतलब किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसा मैंने हाँ, कॉपी राइटिंग के अंदर एक 16 वर्ड सेल्स लेटर के नाम से एक किताब है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये कुछ ऐसी किताबें जो रिसेंटली मैंने जो है ना वो पढ़ी। इसके अलावा मैं मतलब डिफरेंट जॉनरा में रीड कर रहा होता हूँ, लेकिन प्रोडक्टिविटी, सेल्स, कॉपी, कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, तो उसमें मैंने ये जो आपको बुक्स बताई हैं, द सीक्रेट्स ऑफ सेलिंग एनीथिंग टू एनीवन, क्लॉक वर्क, ये अच्छी बुक्स हैं और ये मैं कहता हूँ कि ज़रूर पढ़नी हाँ, एक और है हाउ टू बी रिच, बहुत अच्छी किताब है। कल ही मैं उसको एक हम जो मैंने आपको बताया कि एक मार्केटर, कॉपीराइटर है, मैं इनको फ़ॉलो करता हूँ, एलन है उनका नाम। तो उन्होंने ये रिकमेंड की थी हाउ टू बी रिच, बड़ी अच्छी किताब है और किस तरह से एक एक आपने अपनी पैसा बनाना चाहिए, वो एक माइंडसेट क्या होता है। तो पैसा आप उनसे बनाना सीखेंगे जिन्होंने वाक़ई पैसा बनाया, ऐसा नहीं कि एक रिसर्च पेपर लिख दिया कि ऐसे पैसा बनता है, नहीं। उन्होंने किस तरह ग्रो किया। तो जो ऑटोबायोग्राफ़ीज़ होती हैं, उससे बड़ा पता चलता है। यार आप स्टीव जॉब को पढ़ें, आप बिल गेट्स को पढ़ें, आप एलन मस्क को पढ़ें। हम लोग कह रहे होते हैं कि यार ये मल्टीपल चीज़ें नहीं होती हैं, एलन मस्क आपका टेस्ला भी सँभाल रहा होता है, हर चीज़ देख रहा होता है।
तो आप देखें बड़ा रिलैक्स भी होता है, उसका एटीट्यूड भी बड़ा एग्ज़ैक्टली। रिलैक्स से चिल कर रहा और होता है। तो ट्विटर वो की क्या कर रहा है? कंट्रोवर्सीज़। 5 एएम क्लब मेरी बड़ी एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। 5 एएम क्लब एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आपको वो सुबह उठने में बताती है कि आप अगर सुबह उठते हैं, आप कामयाब हैं। तो 5 एएम क्लब मैं ये कहता हूँ कि हर किसी को पढ़नी चाहिए। वो आपकी ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करेगी। यस, Perfect. Okay, जी। Zulkarnain, second last question. What is the one best advice you have ever received from anyone? अब मैं मतलब अच्छा एडवाइस बहुत से लोग जो हैं ई-कॉमर्स के अंदर जो है ना वो मैंने उनसे जो है वो कनेक्ट किया और बहुत लोगों ने जो है ना वो एडवाइस दी। मेरे आई एम नॉट श्योर आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं। बिलाल बिल्कुल आफ्ताब नाम जानते है उनका। हैं। जी, जी, बिल्कुल। उमेश मैं मस जी, ठीक है। उन उनको उनको जो है मैं मतलब नारायण का हमारा एक वो हुआ था कोई 7 डेज़ का ट्रिप था, तो वहाँ सबसे इंटरैक्शन हुई थी, तो मेरी उनसे बहुत अच्छी इंटरैक्शन हुई थी। तो उनकी एडवाइसेज़ से लाइक मैं बहुत सीखा और वो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि जब मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान था और मैं अपनी वालदा के साथ मैं नहीं रहता था, बहुत मतलब अलग-अलग सिटीज़ में थे, तो मुझे बड़ा होता था कि यार पेरेंट्स हैं, मुझे उनके साथ कुछ मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड टाइम लेकिन मेरी जॉब ऐसी थी कि वो आउट ऑफ सिटी थी। तो वो मुझे एक दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन करके जो है ना अच्छी आज भी मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन ज़ाहिर है बंदा बिज़ी होता है, तो इतनी बात नहीं होती। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि यार फैमिली या ये जो मदर है बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो बाद में आप कुछ भी अचीव करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन व्हाटएवर यू वांट टू डू यू हैव टू डू फॉर योर मदर तो उनके लिए मतलब आप अगर अपनी जॉब से खुश नहीं हो या आपको लगता है कि आप अपनी मदर से दूर हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ दो। राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना। वो आपका रिस्क दे देगी। तो वो माइंडसेट मेरा वो जो अनचेन हुआ कि यार मैंने अपने आप को एक जब सही है, जब रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से है, तो फिर मुझे किस बात की परेशानी होनी चाहिए? ये मेरा हेडेक नहीं है। तो मैंने अपने आप को उसमें स्ट्रॉन्ग किया, मैंने रिज़ाइन किया, मैं अपनी मदर के साथ मैंने कहा मुझे अपनी मदर के साथ ज़्यादा वक़्त बिताना है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर अपने रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत भी देखी, क्योंकि मेरा गोल कनेक्टेड हो गया था कि यार बस सही है। तो मुझे उनकी एडवाइस ने बहुत हेल्प किया कि आपने अपनी जो फैमिली या जो आपके जो मदर हैं, तो उनको आपने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और मैं कोशिश यही कर रहा होता हूँ। तो ये एडवाइस ने मुझे बहुत ज़्यादा आई फ़ील कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत Good. हेल्प किया। And what is the one worst advice you have ever received from anyone? यार वर्स्ट एडवाइस तो हाँ, मतलब बहुत दफ़ा जैसे लोग कह रहे होते हैं कि यार आप इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? विदाउट इवन थिंकिंग। आपको पता ही नहीं है ना आपको उस इन्वेस्टमेंट का कुछ रिस्क एपेटाइट पता है। आपने 10 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो मैंने जब किसी से पूछता था कि यार मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ? नहीं बस आप कर दो मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये मुझे एक बड़ी वर्स्ट एडवाइस लगी कि मैंने जैसे उस एडवाइस पे अगर मैंने कहीं पे पैसे लगा दिए वो डूब गए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था वो चीज़ें किस तरह काम कर रही होती हैं। या अगर मुझे कोई बोले कि यार आप लगा दो, क्रिप्टो पे पैसे लगा दो या किस पे पैसे लगा दो। अब मुझे उस बिज़नेस मॉडल का नहीं पता। तो मैं हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब तक देखिए मशवरा आप ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको असेस करें। मेरी ज़िंदगी का लिए जाना जो फ़ैसला होता है, ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए उतना ही फ़ायदेमंद हो। हर किसी के डायनामिक्स और हैं। आपको देखना पड़ेगा कि यार क्या ये चीज़ मेरे लिए ठीक है? क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? क्या मेरा वो रिस्क एपेटाइट है? तो ऐसे ही किसी की एडवाइस पे जो है ना वो बिलीव नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। जी। बिल्कुल ठीक। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच सुलकरन। बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आपसे और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और ओबियसली आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उसके थ्रू इस पॉडकास्ट के व्यूअर्स को आई होप सो कि बड़ी हेल्प होगी और इंशाल्लाह वी वुड लाइक कि हम दोबारा भी आपके साथ इन टॉपिक्स पे मज़ीद इन डिटेल डिस्कशन कर सकें। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। बहुत मुझे अच्छा लगा आमिर आपके साथ आई गेस वैसे तो फ़ेसबुक पे इधर-उधर बात होती है लेकिन प्रॉपर्ली
मेरे ख्याल से कोई 1 घंटा आज हमने और भी बातें की आपस में, तो और बहुत मतलब बिल्कुल। मुझे इस 1 आवर का पता ही नहीं चला। काफ़ी चीज़ें हमने काफ़ी वैरायटी ऑफ डिस्कशंस की, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत दें और आपको ग्रो करने में आपको हेल्प करें और आसानी वाले मामलात आपके साथ हों। सो बस दैट्स इट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।